यूरोप तक जाता था। भारत, फारस, ये फारस है, ईरान, इधर अरब क्षेत्र और इधर ईस्टर्न अफ्रीका के अधिकतर व्यापार इसी मार्ग से होता था। तो समझ सकते हो कि ये हमेशा से एक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग रहा है। तो पुर्तगालियों से पहले इस आइलैंड पर होर्मुज में होर्मुज राजवंश का ही शासन था। यहां देखते हैं हम 11वीं शताब्दी से ही होर्मुज किंगडम था। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, उसमें होर्मुज किंगडम जो 11वीं शताब्दी से ही यहाँ शासन कर रहा था और 16वीं शताब्दी तक होर्मुज किंगडम का ही शासन रहा यहाँ। और ये होर्मुज किंगडम बहुत ही रिच किंगडम था क्योंकि व्यापार बड़े स्तर पर होता था। और उस होर्मुज किंगडम पर फाइनली पुर्तगालियों ने वर्चस्व स्थापित कर, अर्थात अब भारत, ईरान, अरब और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार पर अब पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया क्योंकि होर्मुज पर नियंत्रण कर लिया। तो इस समय होर्मुज पुर्तगालियों के अधीन आ गया। अब तो पुर्तगाली माला माल हो गए क्योंकि इस समय जितने भी व्यापार हो रहा था, मसाले का व्यापार और वस्त्र का व्यापार, वो सब इसी रास्ते से। और इस पर यहाँ इस आइलैंड पर पुर्तगालियों का कब्जा। तो पुर्तगालियों ने यहाँ एक टोल गेट, पहले तो पुर्तगालियों ने इस आइलैंड को फोर्टिफाइड किया, किले बनाकर सुरक्षित किया ताकि अन्य कोई हम पर अधिकार ना कर ले, हम पर आक्रमण ना करे। और पास में जो रास्ता है, पास है, स्ट्रेट है, उस पर उसने टोल गेट बनाया कि कोई भी बिना परमिशन के, हमारे परमिशन के ना आ सकते हो ना जा सकते हो, और परमिशन चाहिए तो पैसे दो। तो इस तरह से संपूर्ण व्यापार पर, अरब क्षेत्र के संपूर्ण व्यापार पर इस समय पुर्तगालियों का नियंत्रण। और इस क्षेत्र से जैसे मैंने बताया, भारत, ईरान, अरब, इन सब, अफ्रीका का व्यापार इसी रास्ते से हो रहा था। तो पुर्तगालियों ने इस पर अपना वर्चस्व रखा। काफी समय तक पुर्तगालियों का ही यहां वर्चस्व रहा है। 1509 से लेकर 1622 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था यह होर्मुज आइलैंड। और 1622 में फाइनली अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ दिया। अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारस के शासक, है ना, फारस, है ना, ईरान के शासक, सफाविद शासक शाह अब्बास, वही शाह अब्बास जिसके साथ जहांगीर के बहुत मित्रतापूर्ण संबंध, जिसके फोटो बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार बिशन दास को भेजा था, वही शाह अब्बास प्रथम। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह अब्बास प्रथम और डच कंपनी, इन तीनों ने मिलकर पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों से होर्मुज आइलैंड को छीन लिया। तो होर्मुज अब इनके नियंत्रण में हो गया। होर्मुज आइलैंड इनके नियंत्रण में, अर्थात होर्मुज स्ट्रेट भी अब इनके नियंत्रण में हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईरान और डच तीनों का नियंत्रण है, तो मतलब फायदा अब तीनों को होगा, लेकिन ये ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी और डच आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप में ही 1680 से 84 के बीच में इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इंग्लैंड ने हॉलैंड को डिफीट कर दिया और हॉलैंड हार गया इस युद्ध में। इससे डच की स्थिति कमजोर हो गई यहां होर्मुज पर, तो यहां से डचों को विड्रॉ करना पड़ा, डच वापस चले गए। तो इस तरह से अब होर्मुज पर किसका नियंत्रण होगा इस समय के बाद? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह अब्बास का। तो होर्मुज पर अब इन दोनों का नियंत्रण रहा। ईरान और ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर होर्मुज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और होर्मुज स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में रखा। काफी समय तक इंग्लैंड ही इस समय होर्मुज स्ट्रेट पर एक तरह से वर्चस्व, क्योंकि उसको पता था कि यूरोप इस होर्मुज स्ट्रेट पर जब तक हमारा नियंत्रण रहेगा तब तक भारतीय संसाधनों का दोहन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही एक सबसे शॉर्टकट और सरल रास्ता है भारत से यूरोप तक, है ना, इंग्लैंड तक अपने
भारतीय संसाधनों को लूट कर ले जाने का सबसे सरल और सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो इंग्लैंड ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट का, इस हॉर्मुज आइलैंड का लाभ अपने पक्ष में, मतलब भारत के संसाधनों को लूटने के संदर्भ में का इस्तेमाल किया। काफी सालों तक पहले तो व्यापार और फिर बाद में लूट देखेंगे अभी हम। तो अंग्रेजों ने इस हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण रखा काफी समय तक। इसी हॉर्मुज पर अंग्रेजों का नियंत्रण बाद में, बहुत बाद में हम देखेंगे, लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, 1900, एक इंग्लैंड के एक फाइनेंसर थे, इंग्लैंड के ही थे वो फाइनेंसर, ब्रिटिश फाइनेंसर थे वो, विलियम नॉक्स। विलियम नॉक्स, विलियम नॉक्स। ये ब्रिटिश फाइनेंसर था। इसने कहा कि भाई हमें इस क्षेत्र में, ईरान क्षेत्र में तेल, है ना, क्रूड ऑयल, ऊर्जा का स्रोत है, वो हमें यहां से मिल सकता है, अरब क्षेत्र से हमें मिल सकता है। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी क्षेत्र पर वर्चस्व था। इससे पहले देखेंगे तो ये जो यूएई वाला क्षेत्र है, यूएई, है ना, इन देशों, इन राज्यों के साथ भी इंग्लैंड ने समय समय पर बहुत सारी संधियां किया था, बहुत सारी संधि किया था। अरब क्षेत्र, यूएई वाले क्षेत्र पर छोटे छोटे राज्य थे इस समय, इनके साथ इंग्लैंड ने अपने शर्तों के हिसाब से बहुत सारी संधियां कर लिया। तो ये वाला क्षेत्र और ईरान वाला क्षेत्र भी इस समय देखें तो इंग्लैंड की अधीन था, और हॉर्मुज तो था ही पहले से। तो इस समय ब्रिटिश फाइनेंसर एक था विलियम नॉक्स, इसने तेल की खोज के लिए दिलचस्पी दिखाया और ईरान आया, और काफी समय तक इन्होंने तेल खोजना शुरू किया, खोजता रहा, और फिर फाइनली 1908, 1908 ईस्वी में इसी फाइनेंसर का ही एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स। जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स एक इंजीनियर था। इसी ने फाइनली 1908 में ईरान में तेल, कच्चा तेल खोज लिया, 1908 में। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाया, प्राइवेट कंपनी, ब्रिटिश एंग्लो पर्सियन गल्फ कंपनी, एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। कब बना? 1909 में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी। और फिर यही कंपनी ईरान से तेल, कच्चा तेल निकालना शुरू किया, और इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तेल का इस्तेमाल जहाजों में करने लगा। तो इससे इंग्लैंड को समझ में आ गया कि इस ऊर्जा का क्या महत्व है, कि अब ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम। तो इस समय से वो इस कंपनी पर नजर रखने लगा, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी के, है ना, या 1914 में इस कंपनी का मैक्सिमम हिस्सा, है ना, 51% शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, ताकि ये तो भविष्य का, है ना, ऊर्जा है। तो इस समय से इंग्लैंड का ईरान पर वर्चस्व स्थापित हो गया, और वो व्यापार क्रूड ऑयल पर अपना नियंत्रण। इस समय से लेकर हम देखते हैं 1972 तक ईरान के कच्चे तेल पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण रहा था। फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1972-71 में जाकर वहां से अपने सारे वर्चस्व, सारे वो अधिकार को विड्रॉ कर लिया। तो आज जो हम हॉर्मुज और ईरान के साथ जो वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं,
वो एक्चुअली में लड़ाई का कारण, मुख्य कारण ये ईंधन है, ये फ्यूल है, ऊर्जा है, और इस रूट पर नियंत्रण स्थापित करना है। अमेरिका कहता है हम नियंत्रण स्थापित करेंगे, ईरान कहता है नहीं हमारा है ये, हम नियंत्रण स्थापित, उसी पर अभी उसी के वर्चस्व के लिए हो सकता है वापस फिर से युद्ध हो। अब युद्ध जो होगा, पहले युद्ध क्या किस बहाने से किया अमेरिका ने कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, इसके पास न्यूक्लियर्स हैं। अब अमेरिका फिर से आक्रमण करेगा, और किस उद्देश्य से? भाई ईरान इस क्षेत्र पर दादागिरी कर रहा है ना, जहाजों पर टोल वसूल कर रहा है, तो हमें नाकाबंदी तो कर दिया अमेरिका ने, अब यहाँ ईरान और अमेरिका आपस में लड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे पूरे विश्व प्रभावित होगा, क्योंकि आज हम देखें तो लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से पूरे विश्व को सप्लाई होता है, तो वो प्रभावित होगा। जैसे कि हमने देखा अभी ईरान 40 दिन के युद्ध में ही किस तरह के क्राइसिस आया, तो आगे भी ये हो सकता। तो हमने देखा पुर्तगाली है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला शासक था जिसने होर्मुज पर अधिकार किया था। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हमने आज होर्मुज को देखा।